Good morning, students. How are you? I hope you all will be well. And this is I, Amit Kumar, your science teacher. Today, I am going to teach science book. And first of all, I am going to describe about book. तो ये बच्चों आपका बुक है न्यू लर्न वेल साइंस। ये क्लास 8 के बच्चों के लिए है और इसके कुछ कंटेंट्स हैं जिससे मैं आपको इंट्रोड्यूस करा दूं। तो इसमें टोटल 18 लेसन्स हैं। इसमें फर्स्ट लेसन आपको पढ़ना है क्रॉप प्रोडक्शन एंड मैनेजमेंट, फसलों का उत्पादन और प्रबंधन। तो जैसा कि आप सभी जानते हैं कि भारत एक कृषि प्रधान देश है। यहाँ के ज़्यादातर लोग कृषि पर आश्रित होते हैं और यहाँ पर लगभग सारी फसलें चाहे वो सीरियल्स हो, पल्सेस हो, स्पाइसेस हो, सारे यहाँ पर उगाए जाते हैं। तो चलिए लेट्स स्टार्ट द फर्स्ट लाइन। ऑल लिविंग थिंग्स रिक्वायर्स फूड टू स्टे अलाइव। जैसा कि हम सभी जानते हैं जितने भी लिविंग थिंग्स हैं उन सभी को जीवित रहने के लिए फूड की आवश्यकता होती है। You have already learned that plants and animals are the two main sources of food। जैसा कि आप सभी पहले से जानते हैं कि हम लोग जो भोजन प्राप्त करते हैं वह मेनली दो चीज़ों से प्राप्त करते हैं, प्लांट से एंड एनिमल्स से। एनिमल्स आर डोमेस्टिकेटेड एंड रेज्ड टू ओबिटेन फूड फ्रॉम देम। हम लोग पशुओं को पालते हैं और उनसे भोजन प्राप्त करते हैं। डिफरेंट टाइप्स ऑफ प्लांट्स गिव्स अस डिफरेंट टाइप्स ऑफ फूड। अगर प्लांट की बात की जाए तो बहुत सारे प्लांट हमें तरह तरह के फूड देते हैं, जैसे कि पेडी के प्लांट से हम प्राप्त करते हैं धान, जिससे चावल तैयार होता है। वीट के प्लांट से हम लोग वीट प्राप्त करते हैं जिससे फ्लोर तैयार होता है। इसी प्रकार बहुत सारे पल्सेस हैं जिनसे पल्सेस प्राप्त होते हैं, स्पाइसेस प्राप्त होते हैं बहुत सारे प्लांट्स से। तो द कल्टिवेशन ऑफ प्लांट और ऑन फार्म इज़ कॉल्ड फार्मिंग। तो सबसे पहले यहाँ पर है डेफिनेशंस, टर्म है एक फार्मिंग। फार्मिंग होता है क्या है बच्चों? तो फार्मिंग का यहाँ पर डेफिनेशंस है जिसे आप नोट कर ले और इसे लर्न कर ले। द कल्टिवेशन द कल्टिवेशन ऑफ प्लांट्स ऑन फार्मिंग इज कॉल्ड फार्मिंग। इट मीन्स हम लोग अपने खेतों में जो भी प्लांट कल्टीवेट करते हैं, उगाते हैं, इसका जो प्रोसेस है वह कहलाता है फार्मिंग। और अगला टर्म है एग्रीकल्चर। एग्रीकल्चर क्या होता है? तो द ब्रांच ऑफ साइंस दैट डील्स विथ ग्रोइंग प्लांट्स एंड राइजिंग लाइव स्टॉक ऑफ ह्यूमन यूज इज कॉल्ड एग्रीकल्चर। इट मीन्स साइंस का वह ब्रांच जिसके अंतर्गत अध्ययन किया जाता है पौधों के प्लांटेशन का, उनके विकास का, वृद्धि का, लाइव स्टॉक का, ये सभी सम्मिलित रूप से कहलाते हैं एग्रीकल्चर। अब यहाँ पर एक टर्म आया बच्चों, लाइव स्टॉक। ये लाइव स्टॉक क्या होता है? तो लाइव स्टॉक का मीन्स होता है कि हम अपने बहुत सारे ऐसे किसान हैं जो अपने घरों में गाय पालते हैं, भैंस पालते हैं, कुछ लोग मुर्गी पालते हैं, कुछ फिश पालते हैं। तो इन सभी से जो भी प्रॉफिट आता है तो ये सभी कहलाते हैं लाइव स्टॉक। क्या कहलाते हैं बच्चों? लाइव स्टॉक। ओके, अब आगे बढ़ते हैं। मैं इसे थोड़ा जूम कर लेता हूँ। अगला हमारा टॉपिक है क्रॉप एंड क्रॉप सीजन। तो सबसे पहले हम ये जानेंगे कि हम एग्रीकल्चर में हम जो फार्मर्स होते हैं वह कौन कौन से क्रॉप्स उगाते हैं और प्रत्येक क्रॉप्स एक प्रॉपर सीजन में ही ग्रो होता है। अगर हम जैसे हमें पेडी लगाना है उसके लिए एक विशेष सीजन्स हैं जिसमें उसे लगाया जाता है। अगर वीट लगाना है तो वीट को हम लोग लगाते हैं कब? विंटर सीजन में। वीट, मस्टर्ड, some types of pulses like peas etc. are grown in winter season, while paddy, maize etc. plants are grown in summer season। ओके बच्चों,
ओके, पहले मैं ये पैराग्राफ पढ़ लेता हूँ। द सेम काइंड ऑफ प्लांट ग्रोन एंड कल्टिवेटेड एट वन प्लेस ऑन अ लार्ज स्केल आर कॉल्ड क्रॉप। इट मीन्स कह रहा है कि जब एक ही प्रकार का पौधा लार्ज एरिया में कल्टीवेट किया जाता है, उगाया जाता है, उसे कहा जाता है क्रॉप्स। जैसे कि मान लेते हैं कि किसी के पास 1 बीघा ज़मीन है, वह अपने ज़मीन में धान का पौधा लगाता है। तो जब वो पौधा ग्रो करेगा, उसके बाद उसको हार्वेस्ट किया जाएगा। हार्वेस्ट करने के बाद उसका जब थ्रेशरिंग होगा, थ्रेशरिंग के बाद पेडी होगा, पेडी से फिर राइस में वो कन्वर्ट होगा। तो ये प्रोसेस होता है क्रॉपिंग का। नेक्स्ट अगला टर्म है प्रोड्यूस। द प्रोडक्ट विच इज ओबिटेन फ्रॉम अ क्रॉप इज कॉल्ड प्रोड्यूस। जो क्रॉप फसल प्राप्त होता है, जो भी प्रोडक्ट प्राप्त होता है क्रॉप्स से, उसे कहा जाता है प्रोड्यूस। क्रॉप्स कैन बी क्लासिफाइड आइदर ऑन बेसिस ऑफ द प्रोडक्ट्स ओबिटेन्ड और ऑन द बेसिस ऑफ द सीजन विच दे ग्रो। तो प्रत्येक क्रॉप्स का जो उत्पादन होता है एक विशेष सीजन्स में होता है। सबका अलग टाइमिंग होता है सभी फसलों के बोने का। चलिए आगे बढ़ते हैं। इससे पहले हम एक चार्ट है, उस चार्ट को अच्छे से पढ़ लेते हैं। मैं इसे बड़ा कर लेता हूँ ताकि आप सभी को अच्छे से दिखाई पड़े। ओके बच्चों, ये वो चार्ट है, इसे मैं थोड़ा जूम कर लेता हूँ। वेरियस क्रॉप्स एंड देयर प्रोड्यूस। सबसे पहले क्रॉप्स कैटेगरी में हम आते हैं। इसमें है सीरियल और ग्रेन ग्रुप। सीरियल और ग्रेन ग्रुप में कौन कौन से प्लांट आते हैं? राइस, व्हीट, बरेली, मेज, ओट्स। और इन सभी से क्या प्राप्त होता है? कार्बोहाइड्रेट। अच्छा, ये कार्बोहाइड्रेट तो जैसा कि आप प्रीवियस क्लास में पढ़ चुके हैं कि हम लोग जो फूड लेते हैं भोजन के रूप में, उन सभी में मुख्यतः 5 टाइप्स के न्यूट्रिएंट्स पाए जाते हैं। कार्बोहाइड्रेट, फैट्स, प्रोटीन्स, मिनरल्स, विटामिन्स। ओके, तो राइस, व्हीट, बरेली, मेज एंड ओट्स, इन सभी से प्राप्त होता है कार्बोहाइड्रेट। ओके, नेक्स्ट है पल्सेस और लीगम क्रॉप्स। पल्सेस और लीगम क्रॉप्स के अंतर्गत रखा गया है पीज को, बीन्स को, ग्राम को, सोयाबीन को, उसके बाद लेंटिल को। ये सभी प्रोटीन रिच फूड होते हैं। क्या होते हैं? प्रोटीन रिच फूड। नेक्स्ट है फाइबर क्रॉप। फाइबर क्रॉप में रखा गया है कॉटन, हेम्प, जूट। ये इनका यूज किया जाता है क्लॉथ के निर्माण में। नेक्स्ट है ऑयल सीड क्रॉप। इसके अंतर्गत आते हैं मस्टर्ड, सनफ्लावर, ग्राउंडनट, कोकोनट। और ये सभी से क्या हमें प्रोवाइड करते हैं? ऑयल प्रोवाइड करते हैं। ओके, नेक्स्ट है ट्यूबर क्रॉप। ट्यूबर क्रॉप के अंतर्गत आते हैं पोटैटो, टेपोकिया। ये सभी स्टार रिच फूड हैं। नेक्स्ट है शुगर क्रॉप। शुगर क्रॉप के अंतर्गत आते हैं बीट रूट, शुगर केन। इन सभी में ज़्यादातर मात्रा में कार्बोहाइड्रेट पाया जाता है शुगर के रूप में। नेक्स्ट है रूट क्रॉप। रूट क्रॉप में बहुत सारे ऐसे प्लांट हैं जिनके हम रूट खाते हैं, जैसे कैरोट हुआ, स्वीट पोटैटो हुआ, रेडिश हुआ, एक्सेट्रा। ये सभी क्या होते हैं? इन सभी में विटामिन एंड स्टार्च प्रचुर मात्रा में पाए जाते हैं। और बिवरेज की बात की जाए तो बिवरेज के अंतर्गत आते हैं टी एंड कॉफ़ी, और इन सभी से बिवरेज प्राप्त होते हैं। ओके, चलिए आगे है क्लासिफिकेशन ऑफ क्रॉप्स ऑन द बेसिस ऑफ सीजन इन विच दे ग्रो। अब हम लोग सभी क्रॉप्स को क्लासीफाई करेंगे कि वे किस सीजन के अनुसार से कि वो किस सीजन में बोए जाते हैं। तो इसको मैं थोड़ा जूम कर लेता हूँ। इन इंडिया देर आर 2 मेन क्रॉप्स सीजन। भारत में मेनली 2 क्रॉप सीजन हैं। कौन कौन? एक है रबी क्रॉप्स, दूसरा खरीफ क्रॉप्स।
तो चलिए रबी क्रॉप्स देख लेते हैं क्या होता है। तो फर्स्ट ऑफ ऑल रबी क्रॉप्स, द क्रॉप्स विच आर सोन इन द मंथ ऑफ अक्टूबर नवंबर एंड हार्वेस्टेड इन मार्च अप्रैल आर कॉल्ड रबी क्रॉप्स। तो वैसे क्रॉप्स जिन्हें बोया जाता है अक्टूबर नवंबर में और उन्हें काटा जाता है, उनका हार्वेस्टिंग किया जाता है मार्च अप्रैल में, ऐसे क्रॉप्स को कहा जाता है रबी क्रॉप्स। ओके, और ये जो रबी क्रॉप्स होते हैं ये विंटर सीजन में बोए जाते हैं। दीज क्रॉप्स आर आल्सो कॉल्ड विंटर क्रॉप्स, इसलिए इन्हें कहा जाता है विंटर क्रॉप्स। इसके एग्जांपल हैं वीट, मस्टर्ड, बरेली, ग्राम, पीज, ये सभी एग्जांपल हैं क्रॉप्स के। नेक्स्ट है दीज क्रॉप्स डू नॉट डिपेंड ऑन मानसून these crops do not depend on monsoon rain because the water requirement of these crops is less। रबी क्रॉप्स जो होते हैं यह वाटर के लिए रेन पर डिपेंडेंट नहीं होते हैं, मानसून पर डिपेंडेंट नहीं होते हैं, क्योंकि इन्हें कम वाटर की आवश्यकता होती है। वहीं अगर हम इसके अपोजिट खरीफ की बात की जाए तो खरीफ फसल बोए जाते हैं कब, समर सीजन में, और समर सीजन में भारी मात्रा में खेतों में पानी लगा होता है और इनके खेतों में पानी प्रचुर मात्रा में होनी चाहिए, तब इनका प्रोडक्शन होता है, अच्छा प्रोडक्शन होता है। ओके बच्चों, नेक्स्ट हमारा है टॉपिक खरीफ क्रॉप्स। द क्रॉप्स विच आर सोन इन जून जुलाई एंड हार्वेस्टेड इन सितंबर अक्टूबर आर कॉल्ड खरीफ क्रॉप्स। वैसे क्रॉप्स जिन्हें बोया जाता है जून और जुलाई में, जून या जुलाई, ठीक है, और इनका हार्वेस्टिंग किया जाता है सितंबर टू अक्टूबर में, ऐसे क्रॉप्स को कहा जाता है खरीफ क्रॉप्स। दीज क्रॉप्स आर आल्सो कॉल्ड समर क्रॉप्स, क्योंकि ये खरीफ क्रॉप्स बोए जाते हैं समर सीजन में, इसलिए इन्हें हम लोग जनरली समर क्रॉप्स भी कहते हैं। इसके एग्जांपल्स हैं राइस, मेज, पल्सेस, कॉटन, ग्राउंडनट्स, ये सभी एग्जांपल हैं खरीफ क्रॉप्स के। दिस क्रॉप्स रिक्वायर्स प्लेंटी ऑफ वाटर एंड लार्जली डिपेंड ऑन मानसून रेन। खरीफ क्रॉप्स को ज़्यादा मात्रा में वाटर चाहिए, इसलिए यह ज़्यादातर खरीफ क्रॉप्स डिपेंडेंट होते हैं मानसून पर। आप लोगों ने सुना होगा कभी कभी मानसून के विषय में कि इस बार मानसून समय पर आया या लेट आया, इसलिए फसल का उत्पादन अच्छा नहीं हुआ। तो मानसून का मीन्स ही होता है रेनी सीजन। अगर बारिश अच्छा होता है तो खरीफ फसलें जो भी हैं वो अच्छी लगती हैं खेतों में। ओके, नाउ द टाइम टू आंसर। डेस क्रॉप्स डिपेंड्स ऑन मानसून रेन्स फॉर ग्रोथ। तो बिल्कुल आपके दिमाग में आ गया होगा इसका आंसर। जी हाँ, खरीफ क्रॉप्स। डैश इज़ द लार्जेस्ट ऑक्यूपेशन इन आवर कंट्री। हमारे देश में सबसे लार्जेस्ट ऑक्यूपेशन पेशा क्या है? जैसा कि मैंने इस अध्याय के शुरुआत में ही बता चुका हूँ कि एग्रीकल्चर इज़ द लार्जेस्ट ऑक्यूपेशन इन इंडिया। तो यहाँ पर इसका होगा आंसर एग्रीकल्चर। नेक्स्ट है राइस एंड वीट आर एग्जाम्पल ऑफ डैश। राइस और वीट किसके एग्जाम्पल हैं? क्रियल्स के। ओके, मस्टर्ड इज अ सोर्स ऑफ डैश। मस्टर्ड किसका सोर्स है? ऑयल का। बीट रूट इज अ सोर्स ऑफ स्टार्च एंड विटामिन्स। ओके, चलिए अब हमारा अगला टॉपिक है एक सेकेंड, बेसिक एग्रीकल्चरल प्रैक्टिस। The various activities that a farmer perform to produce a good crop are called agricultural practice। एग्रीकल्चरल प्रैक्टिस क्या होता है कि तो बहुत सारे ऐसे एक्टिविटी होते हैं जो फार्मर परफॉर्म करते हैं क्रॉप के प्रोडक्शन में, इसे ही कहा जाता है एग्रीकल्चरल प्रैक्टिस। क्या कहा जाता है? एग्रीकल्चरल प्रैक्टिस। ओके, चलिए अब देख लेते हैं एग्रीकल्चरल प्रैक्टिस में क्या क्या आता है। तो द बेसिक एग्रीकल्चरल प्रैक्टिस आर लिस्टेड बेलो। पहला है प्रिपरेशन ऑफ सॉइल। जब किसान अपने खेतों में फसल लगाते हैं उससे पहले वे क्या करते हैं? सॉइल को प्रिपेयर करते हैं। उसके लिए वो उसकी जुताई करते हैं, कोड़ाई करते हैं, उसमें जो भी अनवांटेड सब्सटेंस होते हैं उसे रिमूव करते हैं।
अगला सोइंग ऑफ सीड। चलिए, तो अगला टॉपिक है सोइंग ऑफ सीड। इट मीन्स बीजों का बोना। इसके बाद सॉइल प्रिपरेशन के बाद किसान क्या करते हैं, अपने खेतों में बीजों का छिड़काव करते हैं, उसे बोते हैं। लेकिन जब वो सोइंग ऑफ सीड कर रहे होते हैं, मतलब बीजों को बो रहे होते हैं, तो वो बड़ी सावधानी पूर्वक उसे बोते हैं। और उसमें सावधानी ये रखी जाती है कि कहीं बीज ज़्यादा अंदर न चले जाए, न ही ज़्यादा ऊपर रहे, मिडिल में रहे, जहाँ से उसको पर्याप्त मात्रा में वाटर मिल सके, एयर मिल सके, मॉइस्चर मिल सके। नेक्स्ट है मैनरिंग। मैनरिंग मतलब होता है कि किसान लोग जब बोते हैं फसल को, उसके बाद उसमें वो खाद डालते हैं ताकि पौधों को नूरिशमेंट प्राप्त हो सके। उसके बाद है इरिगेशन। जब पौधा जर्मिनेट होता है, बड़ा होता है, उसके बाद उसे आवश्यकता होती है वाटर की, तो किसान उसे क्या करते हैं, खेतों में पानी देते हैं, इरिगेट करते हैं, इसे कहते हैं इरिगेशन। उसके बाद है प्रोटेक्शन ऑफ क्रॉप्स। प्रोटेक्शन ऑफ क्रॉप्स का मतलब होता है कि खेतों में बहुत सारे ऐसे अनवांटेड प्लांट ग्रो करते हैं जिसको वीडिंग कहा जाता है, जो हमारे पौधों को हानि पहुंचाते हैं। जो भी उसमें मैनर्स है, फर्टिलाइज़र्स है, उसका यूज़ वे करते हैं और कम्पीट करते हैं हमारे प्रॉपर पौधे से, जिससे क्या होता है कि उसका उत्पादन घट सकता है। इसीलिए उसका प्रोटेक्शन आवश्यक है। खेतों में कीड़े लग जाते हैं, चूहे लग जाते हैं, इन सभी से फसल को बचाना ही कहलाता है प्रोटेक्शन ऑफ क्रॉप्स। अगला है हार्वेस्टिंग। फसलों की कटाई, थ्रेशरिंग, ये सभी हार्वेस्टिंग के अंतर्गत आते हैं। उसके बाद होता है उसके बाद जो भी प्रोडक्ट हमें प्राप्त होता है उसको स्टोर करने की आवश्यकता होती है। ओके बच्चों, अब हम बारी बारी इन सभी का अध्ययन करेंगे। सबसे पहला है प्रिपरेशन ऑफ सॉइल। तो आइए देखते हैं प्रिपरेशन ऑफ सॉइल। द फर्स्ट स्टेप फॉर ग्रोइंग अ क्रॉप is to prepare the soil. The preparation of soil involves plowing and leveling. The soil need to be loosened so that the root can penetrate deep into the soil and can breathe easily. The process of loosening and turning the soil is called plowing. तो सबसे पहले जब सॉइल को तैयार किया जाता है तो उसे हल से जुताई की जाती है। प्लोइंग मीन्स होता है हल, प्लो मीन्स होता है हल, हल से जो जुताई की जाती है उसे प्लोइंग कहते हैं। उसके बाद उसकी लेवलिंग की जाती है और सॉइल को लूज इसलिए किया जाता है ताकि प्लांट के जो रूट हैं वो आसानी से मिट्टी के अंदर जा सके और ब्रीथ कर सके। अब नेक्स्ट है द प्रोसेस ऑफ लूजिंग एंड टर्निंग द सॉइल इज कॉल्ड प्लोइंग। प्लोइंग क्या होता है, तो वह विधि जिससे सॉइल को लूज किया जाता है, टर्न किया जाता है, उसे कहा जाता है प्लोइंग। और टिलिंग, इसे ही कहा जाता है प्लोइंग और टिलिंग। प्लो हू एंड कल्टीवेटर ड्राइवन बाय ट्रैक्टर। कल्टीवेटर मीन्स जब खेतों की जुताई ट्रैक्टर से होती है उसे कल्टीवेटर कहते हैं। आर यूज फॉर प्लोइंग। इट्स एडवांटेज आर। अब प्लोइंग के क्या एडवांटेज है वो देखें। पहला है it helps to bring the nutrient rich soil from the lower layers to the top, making it available to plants। मतलब कि हमारे सॉइल में जो भी न्यूट्रिएंट्स होते हैं वह सॉइल के अंदर प्रेजेंट होते हैं, या ऊपर में होते हैं न्यूट्रिएंट्स, नीचे होते हैं। तो जब खेतों की जुताई होती है तो इनका ट्रांसफॉर्मेशन होता है अप टू डाउन, डाउन टू अप। इससे क्या होता है कि न्यूट्रिएंट्स प्रचुर मात्रा में पौधों को प्राप्त होता है। नेक्स्ट है इट आल्सो हेल्प्स टू रिटेन मॉइस्चर फॉर द लॉन्गर पीरियड। और जुताई से क्या होता है कि ज़मीन मॉइस्ट होती है, उसमें नमी होती है, जिससे पौधे के विकास में हेल्प मिलता है, पौधों को विकास में हेल्प मिलता है। आगे है आफ्टर प्लोइंग द सॉइल some big pieces of soil called crumbs remains in the soil, which may cause difficulty in sowing seed. To break a big
pieces of soil, labeling of soil is required. It is done with the help of a wooden or iron पार्क। जब किसान खेतों में सीड को बो देते हैं उसके बाद खेतों को लेवल करते हैं। इसके लिए वे यूज़ करते हैं वुड के बने हुए लेवलर या फिर आयरन के बने हुए लेवलर या प्लैंक जिसको कहते हैं उसका यूज़ करते हैं। ओके बच्चों, चलिए हमारा अगला यहाँ पर देख लीजिए, ये है हल। आज तो आधुनिक युग में बहुत सारे ऐसे टूल्स तैयार हो गए हैं जिससे किसान खेती करते हैं, लेकिन आज से कुछ समय पहले यूज किया जाता था हल का, प्लाव का। यह है प्लाइंग, इससे खेती की जाती थी। ओके बच्चों, उसके बाद फिर ये भी है हल, ये हू कहा जाता है इसको, इससे भी खेती की जाती है। इसमें होता क्या है कि एक साथ आप खेत की जुताई प्लस बीजों की बुआई भी की जाती है। और यह कल्टीवेटर, ट्रैक्टर के थ्रू एक सेकेंड, यह है कल्टीवेटर, ट्रैक्टर से खेतों की जुताई के लिए। ओके अब अगला टर्म है सोइंग ऑफ सीड। द प्रोसेस ऑफ पुटिंग सीड इन द सॉइल इज कॉल्ड सोइंग। सोइंग क्या होता है? तो बीजों का मिट्टी में बोना ही कहलाता है सोइंग। ओके बच्चों, सोइंग क्या होता है? बीजों का मिट्टी के अंदर बोना ही कहलाता है सोइंग। टू गेट अ गुड क्रॉप आयल इट इज़ इम्पोर्टेंट टू सेलेक्ट गुड क्वालिटी सीड which are disease resist and free from infections and sow them properly। और सबसे पहले अच्छे क्रॉप्स के उत्पादन के लिए ये बात महत्वपूर्ण है कि बीजों का चुनाव सही होना चाहिए। बीजों की क्वालिटी जो होनी चाहिए वो सही होनी चाहिए। बीजें जो होनी चाहिए वो डिजीज रेसिस्ट, मतलब बीमारियां उसमें नहीं होनी चाहिए, ना ही कोई इन्फेक्शन होना चाहिए। और तब उसे प्रॉपर्ली सॉइल में बोना चाहिए ताकि उसे अच्छा प्रोडक्शन प्राप्त हो सके। सिलेक्शन ऑफ गुड क्वालिटी सीड कैन बी डन बाय सोकिंग सीड्स इन विंटर। सोकिंग ऑफ सीड इन विंटर बिफोर सोइंग also help in softening the hard outer coat of the seed and help them to germinate in early germinating of seed। तो बीजों का जो रख रखाव होता है वह विंटर सीजन्स में अच्छे से करना चाहिए ताकि वो स्मूथ हो सके और उन्हें जब बोया जाए खेतों में तो अच्छे बीज उत्पन्न हो। ये एक्टिविटी 1 है, आप सभी इसे वीडियो को पॉज करके पढ़ लें। नेक्स्ट है मेथड ऑफ सोइंग। सीड्स कैन बी सोन इन 2 वेज। बीजों को खेतों में 2 तरीक़ों से बोया जाता है। पहला है मैनुअल मेथड और ब्रॉडकास्टिंग, दूसरा है मैकेनिकल मेथड। चलिए सबसे पहले हम पढ़ते हैं मैनुअल मेथड और ब्रॉडकास्टिंग। दिस मेथड इन्वॉल्व्स स्कैटरिंग ऑफ सीड बाय हैंड। सीड्स लाइक मेज, बाजरा आर सोन बाय दिस मेथड। ओके वेट मैनुअल मेथड और ब्रॉडकास्टिंग। दिस मेथड इन्वॉल्व्स स्कैटरिंग ऑफ सीड बाय हैंड। इस मेथड के द्वारा बीजों को खेतों में हाथ से बोया जाता है। सीड्स मेज, बाजरा इत्यादि के जो सीड होते हैं वो हाथों से बोए जाते हैं। सीड्स sown by the method are distributing unevenly in the field, leading to wastage
इट रिड्यूस क्रॉप आइल्ड। अगर खेत में अनइवनली कहीं कम कहीं ज़्यादा बीज बोए गए तो इससे भी उत्पादन पर असर पड़ता है, उत्पादन घट जाती है। नंबर 2 है मैकेनिकल मेथड। इन दिस मेथड सीड्स आर सोन यूजिंग अ सीड ड्रिल। इसमें सीड ड्रिल्स एक यंत्र है, टूल है, जिसके थ्रू बीजों को ज़मीन में बोया जाता है। द ड्रिल मेक्स furrows in the soil and the seed fall into the furrow at proper depth and proper distance। ड्रिल से बोने के बाद क्या होता है कि बीज जो होते हैं वह इवन रूप से सही तरीके से सही डिस्टेंस पर बीज को बोया जाता है, जिससे कि उनका प्रोडक्शन अच्छे से हो सके। सोइंग ऑफ सीड्स यूजिंग सीड ड्रिल इज फास्टर एंड सेव्स लेबर। सीड ड्रिल्स से बीजों को बोने के बाद ये एक तो बोना आसान होता है, दूसरा लेबर कम लगते हैं, मजदूरी बच जाता है। ये है सीड ड्रिल्स। वो सीड ओके बच्चों, ये है हमारा सीड ड्रिल्स। इसमें एक साथ खेत की जुताई भी होती है, बीजों की बुआई भी होती है, साथ ही साथ लेवलिंग भी होती है। ओके बच्चों, तो आज के लिए इतना ही। मिलते हैं अगले वीडियो में। आप सभी से अनुरोध है कि आप सभी इस लेक्चर को अच्छे से देखें। अगर एक बार में समझ नहीं आया हो, 2 बार देखें, फिर भी नहीं समझ में आए तो फिर आप मुझे कॉल करें। मैं कोशिश करूँगा कि और अच्छे से एक्सप्लेन कर सकूँ, ताकि आपके जितने भी डाउट्स हैं वो क्लियर हो। और जितना इफ़ेक्टिव क्लासरूम में बैठ के पढ़ाना होता है उतना इफ़ेक्टिव आई होप इस ऑनलाइन क्लास के माध्यम से नहीं हो, लेकिन हम कोशिश लगातार कर रहे हैं कि हम अपने बच्चों को ऑनलाइन ज़्यादा से ज़्यादा और अच्छी से अच्छी शिक्षा दे सकें। ठीक है बच्चों, मिलते हैं अगले वीडियो में, अगले पार्ट। तब तक के लिए बाय।